हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीटेट 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आप सभी कम समय में बहुत अच्छा से सीख पाएंगे और मेरा विश्वास है कि आपको ये सब समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट 2020 की परीक्षा जो जुलाई में होने वाली है। कुछ हेल्पफुल पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर सीटेट 2020। पहले महत्वपूर्ण बिंदु से शुरुआत करते हैं, जो कि है लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना। यदि हम बच्चों को कोई भी एक्टिविटी खुद से करने के लिए दें और वो उसमें अपना जितना भी, जहाँ तक भी दिमाग हो सकता है वहाँ तक लगाए, तो ये एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो खुद से करके सीखे और उसमें उसके लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पेपर में ये लर्निंग बाय डूइंग वर्ड दिखता है तो आप बेझिझक उसको, ऑप्शन को राइट लगा दीजिए। अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ये व्यवहारवाद पे आधारित है। और जो जो हम एक बच्चे का बिहेवियर देखते हैं, हम अपने माइंड में एक जो शिक्षक होने के नाते हम उन बच्चे का बिहेवियर देखते हैं कि वो किस चीज़ से ग्रसित है, उसको क्या दिक्कतें हैं। हम उसकी रुचि कैसे जान सकते हैं, किस चीज़ में वो पार्टिसिपेट लेना चाहता है। तो ये एक बच्चे के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप, अगर ये आपको पॉइंट दिखता है तो ये 100% में से 90% सही उत्तर होगा बिल्कुल, और मेरा मानना है कि 100% ही होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इंक्वायरी। इंक्वायरी से तात्पर्य ये है कि जैसे अगर कोई बच्चा है वो क्लास में पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो हम जाने कि उसको क्या दिक्कत है। हमें उसके ऊपर जांच करनी चाहिए कि क्या दिक्कत है वो झेल रहा है, या फिर किस चीज़ से वो ग्रसित है। तो इस चीज़ को लेके हम उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, या फिर उस बच्चे से पर्सनली बात कर सकते हैं। उसके बाद हम जो उसकी भलाई के लिए जो भी कदम होगा वो उठाकर उसको अच्छे से क्लास में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। फोर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन से आप आज से समझ सकते हैं कि जो भी बच्चा या जो भी मनुष्य है इस जीवन में अनुशासन के साथ रहता है वो काफ़ी तरक्की कर पाता है। और जैसे कि एक जो शिक्षक होता है, यदि वो एक कक्षा को डिसिप्लिन के साथ लेके चले तो उस कक्षा में सभी बच्चे अच्छा अच्छे रूप से मेहनत कर पाएंगे और अपना अच्छा बेस्ट जो भी उनका रिजल्ट है वो दे पाएंगे। और फिफ्थ फिफ्थ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रिडिक्शन। देखिए, यदि एक बच्चा है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक, जैसे पहले ही अवधारणा बनाई जाती है माता पिता की, हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। मेरा मानना ये है कि ये प्रिडिक्शन करना बहुत ही गलत है। हमें कभी भी बच्चे को लेकर प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि हमें उसी को, जो उसकी एक्टिविटीज़ है उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ में अपनी रुचि ज़्यादा बेहतर कर पाता है, या फिर किस चीज़ में अपना रिजल्ट बेस्ट दे पाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रिडिक्शन को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रिडिक्शन दिखता है कभी भी क्वेश्चन में, तो आप वो आंसर हमेशा गलत ही होगा। ठीक है। अब 6 पॉइंट आ जाता है एक्सपेरिमेंट, प्रयोगवाद। एक तरीके से एक्सपेरिमेंटिज्म जिसे कह देते हैं। तो प्रयोगवाद में क्या होता है, बच्चा ना प्रयोग करके सीखता है। जैसे लैब होती है, यदि आप देखें कि बुक्स में एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, हम उनको केवल बुक्स में ना देख के अगर हम उनको रियल लाइफ में एग्जिस्ट करें या फिर रियल लाइफ में उनको करने की कोशिश करें तो हमको ज़्यादा समझ में आता है, और ये आगे बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। सेवन्थ आ जाता है डिस्कशन, वाद विवाद। ये तो मेरे मानना है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि डिस्कशन तो एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि अगर एक कक्षा में हो तो बच्चे सभी पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। मेरा मानना यह है, अगर आप थोड़ा उनको बच्चे को कहे कि आप सभी इसमें भाग लेना चाहिए और ये ज़रूरी भी है, तो इससे ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्लास में, और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है एक क्लास के अंदर। इसमें सभी बच्चे भागीदारी लेते हैं। एट्थ है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, देखिए इमेजिनेशन एक बच्चे के जो मस्तिष्क होता है उसमें वो
एक कल्पना, जो कल्पनावाद होता है ना बच्चे का, ये इसमें बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हैं बच्चे उम्र के साथ, जैसे ही बढ़ते बढ़ते रहते हैं। जैसे एक बुक होगा, आपने बुक में इमेज देखी होगी कि बच्चों ताजमहल कहाँ है, बच्चों ने सुना है कि आगरा, ताजमहल आगरा में है, लेकिन अगर बच्चों ने रियल में ताजमहल को देखा है तो वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ ताजमहल ऐसा दिखता है और ऐसा है। वो उनको फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने उनको वो बता दिया, उनको बोला कि ताजमहल बताओ कैसा है, तो उनके माइंड में अपने आप इमेजिनेशन बन जाएगी कि ताजमहल वाइट कलर का दिखता है और वो आगरा में है। ठीक है। अब 9th पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर, पता लगाना। एक्सप्लोर में क्या होता है कि बच्चे नई नई खोजें सीखते हैं। जैसे ब्लॉक बिल्डिंग्स का आपने नाम सुना होगा, ब्लॉक बिल्डिंग्स में कुछ कुछ नई नई चीज़ें बनाते हैं बच्चे, ग्राउंड में खेलते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई पेड़ पे कोई मतलब अलग अलग जीव जंतुओं को देखते हैं तो वो उनको नाम जानने की कोशिश करते हैं, उनको पता लगाते हैं कि इसका नाम क्या है। वो आप जो उनसे बड़े होते हैं उनके पास टीचर्स, तो उनसे पूछते हैं कि सर इसका नाम क्या है। ये एक तरीके का एक्सप्लोर ही है। क्रिएटिव, 10वां पॉइंट है क्रिएटिव, रचनात्मक रूप से। बच्चे की ना क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग। जी, बच्चा ना रुचि लेने लगता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कि आ, अगर कोई बच्चा किसी की फैमिली में सिंगिंग है तो बच्चा एक मतलब देखता है कि सिंगिंग ऐसी होती है, तो वो बच्चा शुरू से ही सिंगिंग में पार्टिसिपेट लेना स्टार्ट कर देता है। या फिर बच्चे का माइंड एक, आप देखते हैं कि जैसा बच्चे के आसपास का सामाजिक माहौल होगा, बच्चे का जो रूप मतलब बच्चे का जो मन है वो उसी वे में चला जाता है। 11वां, 11th, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये क्यों है महत्वपूर्ण बिंदु? ये इसलिए है क्योंकि अगर हम कक्षा में एक अध्यापक होने के नाते पढ़ा रहे हैं और कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो आपका पढ़ाना व्यर्थ है। और मेरा मानना यह है कि अगर क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 30 में से कम 26 बच्चे एक्टिव होने चाहिए। और एक्टिव जो करने का सारा कर्तव्य है वो एक अध्यापक का होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि किस बच्चे को किस प्रकार से हैंडल करना है, किसको किस प्रकार से हैंडल करना है, कौन बच्चा किस समय रुचि लेता है, और उनको एक्टिव लर्निंग करानी है जिससे कि बच्चा समझ सके। और ये सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। और फील्ड ट्रिप को इन्वायरमेंटल साइंस में देखा गया काफ़ी बार कि यदि एक बच्चा है कि मैं वीडियो में देख लेता है, जैसे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर को वीडियो में देख लेता है, एक बुक्स में देख लेता है, एक रियल में देख लेता है, एक सारों में देख लेता है, तो सबसे बेस्ट वे कौन सा है फील्ड ट्रिप का? तो ये माना गया है कि जो बच्चे रियल में चीज़ों को देखते हैं वो जल्दी सीख पाते हैं। जैसे कि एक ट्रिप ले जाई जाती है फील्ड चिड़ियाघर में या फिर ग्राउंड में, जो नए नए जानवर हैं उनको दिखाने के लिए ये। ठीक है। अब 13 आता है डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, कक्षाओं में विविधता जिसे कहते हैं। कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो काफ़ी डाइवर्सिटीज़ है उस हमारे देश में। सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, अनेक जाति के। और इसमें इतनी विभिन्नताएं हैं, इतने त्यौहार मनाए जाते हैं कि आप अगर पढ़ने बैठे तो आपको एक दिन में तो याद भी नहीं होंगे वो, मेरा विश्वास है ये। हाँ, मैं एक्सेप्शनली कोई कर लेगा, लेकिन अगर नया नया बच्चा है तो एक दिन में नहीं कर पाएगा वो, मेरा यकीन है। ठीक है। तो जो कक्षाओं में विविधता होती है, जैसे कि एक बच्चा बिहार का है, एक दिल्ली का है, एक उत्तर प्रदेश का है, एक हरियाणा का है, तो सभी की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग होगी। एक दूसरे से जब बच्चे बात करेंगे तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे कि हाँ हमारे भारत देश है उसमें इस राज्य के भी ये भी राज्य है, ये भी राज्य है। तो धीरे धीरे वो आपस में इंटरेक्ट करके ना चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। जैसे कोई बंगाली है और वो अपना खाना शेयर करता है तो वो जान पाता है कि हाँ बंगाल में ऐसा भी खाना बनता है।
तो ये चीज़ें होती है और ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स होता है एक क्लास के लिए, यदि अगर ऐसा किसी क्लास में होता है। 14 पॉइंट है सेंसिटिव। बच्चे जो संवेदनशील होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को सेंसिटिव रूप से ले जाते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। 15 है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच। डाइवर्जेंट थिंकिंग एक ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। जो थिंकिंग होती है वो दो तरह की होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एक बच्चा एक ही समय पे कई कई चीज़ों के बारे में सोच लेता है और समझने की प्रक्रिया अपने मस्तिष्क में बना लेता है, जो कि हमें जो हमारी माइंड को एक्टिव रखने में काफ़ी सहायक होती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। 16th है ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुली सोच वाले प्रश्न। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या है कि 2 + 2 = 4। इसमें कितना दिमाग लगाया, बस यहीं तक सीमित है कि 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन अगर मैं यदि कहूँ कि जो भारत की सीमाएं हैं वो कहाँ तक है और कहाँ किस किस देश से मिलती हैं, तो ये एक तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। या फिर आप ये कहें कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने मन से जो भी उसे ठीक लगता है वो उसमें लिखता है और जो भी सही होता है वो लिखता है। 7th आ जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। देखिए जो असेसमेंट है, असेसमेंट भी डायग्नोस्टिक होना ही चाहिए क्लास में। इससे क्या है कि जो बच्चा हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, उनके मार्क्स के बिहाफ पे समझते हैं कि ये बच्चे ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो हम उसके पीछे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे नहीं किया इसने, क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये सब चीज़ें हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट में करते हैं और फिर उसका जो मूल्यांकन है तब उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। 18th आ जाता है रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है, यदि कोई एक बच्चा है पर्टिकुलर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है उसको, या फिर वो मैथ्स में ठीक नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, इंग्लिश में बोलने में दिक्कतें आ रही है, क्यों आ रही है दिक्कतें, क्यों नहीं बोल पा रहा है, तो उसका हम उपचार करेंगे। उसको जड़ से उसका बिल्कुल क्या प्रॉब्लम है वो देख के हम उसके लिए जो भी चीज़ होगी एक अध्यापक होने के नाते हम वो करेंगे। रेमेडियल टीचिंग एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूरी आते ही आते हैं। 19 है एक्सपोज, व्याख्या करना। यदि हम बच्चों को व्याख्या करके नहीं बताएंगे कि ताजमहल है, ताजमहल आगरा में है, लेकिन आगरा कहाँ पे है और ताजमहल किसने बनवाया, अगर हम पूरी व्याख्या करके बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो बच्चे भूलने लग जाते हैं। तो मेरा जो ये एक्सपोज है या व्याख्या करना, तो ये एक बहुत ही बड़ा बिंदु है एक कक्षा के दौरान, कि बच्चों को पूरी व्याख्या करके और बिल्कुल पूर्ण रूप से समझाना चाहिए। ठीक है, अब 20 पॉइंट है नेवर रोट लर्निंग। कक्षा में कभी भी रटना प्रणाली कभी नहीं होनी चाहिए। इसका बिल्कुल ये नेगेटिव पॉइंट होता है, इसका आपको 1 नंबर मिलता ही मिलता है सीटेट में। और आप इस चीज़ को बिल्कुल बांध लीजिए अपने, कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिखता है नेवर रोट लर्निंग, तो इसको गलत ही लगाना है। ठीक है, और यदि अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो वीडियो के अंत में, मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा अपनी वीडियो को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे इससे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं समझता हूँ कि ये जो 20 पॉइंट है ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो आपको कम से कम पेडागोजी सेक्शन में 20 से 25 नंबर दिला ही सकते हैं। ये मेरा बिल्कुल पॉजिटिव है। और मैं खुद इस चीज़ को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। और मैं जब लास्ट टाइम मेरा सीटेट था तो मुझे 98 नंबर प्राप्त हुए थे, जिसमें कि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था। 2 दिन की मेरी मेहनत थी, उसमें मैंने 98 नंबर प्राप्त किए थे। यदि आप कहेंगे तो मैं अपना जो रोल नंबर है और अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है वो कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा, और आप